स्वागत है। आज हम परमाणुओं के अंदर की काफी जटिल लेकिन बहुत ही दिलचस्प दुनिया को थोड़ा और गहराई से समझने वाले हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाभि के चारों तरफ, ये आखिर रहते कहाँ हैं, इनकी एनर्जी कैसे तय होती है और ये खुद को अरेंज कैसे करते हैं। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स और आर्टिकल्स हैं और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सोर्सेज से समझें कि वो कौन से नियम है जिनसे परमाणु अपनी सबसे स्टेबल यानी सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट में पहुंचता है। बिल्कुल। तो चलिए खोलते हैं परमाणु के इस अंदरूनी ताने बाने को। ये थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स वाला एरिया है। हाँ, चीजें हमेशा सीधी नहीं दिखती, पर यही नियम तो पूरी केमिस्ट्री की नींव है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, परमाणु कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे जुड़ते हैं, बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ये सब समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर कहाँ है, किस एनर्जी लेवल पर है। तो हाँ, शुरुआत करते हैं इन इलेक्ट्रॉनों के एनर्जी लेवल से, ऑर्बिटल्स की एनर्जी से। सवाल है कि ऑर्बिटल की एनर्जी तय कैसे होती है। हमारे सोर्सेज भी यही कहते हैं कि ये डिपेंड करता है कि हम हाइड्रोजन जैसे सिंपल एटम की बात कर रहे हैं या फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एटम की। क्या फर्क है इन दोनों में? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क है। देखिए, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे आयन, मतलब जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे He+ या Li2+, उनमें उस अकेले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n पर डिपेंड करती है। अच्छा, सिर्फ n पर? हाँ, सिर्फ n पर। n बताता है कि इलेक्ट्रॉन औसतन न्यूक्लियस से कितना दूर है, किस शेल में है। क्योंकि दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन ही मेन फोर्स है। तो मतलब हाइड्रोजन के लिए तो मामला सीधा हुआ। जैसे पहला शेल n=1 में 1s ऑर्बिटल, वो सबसे कम एनर्जी वाली। फिर दूसरा शेल n=2 में 2s और 2p ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी बराबर। हाँ। और तीसरे n=3 में 3s, 3p, 3d, उन सबकी भी आपस में बराबर। बिल्कुल। हाइड्रोजन जैसे सिस्टम में एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n वाली सारे ऑर्बिटल्स, चाहे उनका शेप अलग हो जैसे s और p, या ओरिएंटेशन अलग हो जैसे 3p ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी सेम होती है। ऐसी ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, उन्हें हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, अपभ्रष्ट कक्षाएं। हाँ, अपभ्रष्ट कक्षाएं। तो हाइड्रोजन में 2s और तीनों 2p डीजेनरेट हैं। वैसे ही 3s, तीनों 3p और पांचों 3d भी डीजेनरेट हैं। ठीक है, ये तो हुई एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम की बात, पर ज्यादातर एटम तो मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले हैं। वहां क्या होता है? क्या वहां भी एक ही शेल की सारी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है? नहीं, यहीं पर खेल थोड़ा बदल जाता है और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस और किसी एक इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन तो है ही, पर साथ में दूसरे इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन भी है, आपसी धक्का मुक्की। अच्छा, रिपल्शन। हाँ, रिपल्शन। और ये रिपल्शन एक तरह से स्क्रीनिंग या शील्डिंग का काम करता है। शील्डिंग मतलब जो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पूरे चार्ज से, पूरे अट्रैक्शन से थोड़ा बचा लेते हैं, शील्ड कर लेते हैं। ओके, तो ये शील्डिंग ही एनर्जी के खेल को बदल देती है। हाँ, और ये शील्डिंग अलग अलग शेप की ऑर्बिटल्स के लिए अलग अलग असरदार होती है। जैसे s ऑर्बिटल गोल होती है और न्यूक्लियस के काफी करीब जा सकती है। इसको पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। पेनिट्रेशन, नाभिक के पास तक घुसना। हाँ, p ऑर्बिटल डंबल जैसी होती है, वो उतना अंदर तक नहीं जा पाती। d ऑर्बिटल का शेप और फैला हुआ होता है। तो इस पेनिट्रेशन और शील्डिंग के मिले जुले असर से क्या होता है कि एक ही शेल n में भी s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम हो जाती है, फिर p की, फिर d की और फिर f की। अच्छा, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में ऑर्बिटल की एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और एजिमुथल क्वांटम नंबर l दोनों पर डिपेंड करती है। l ही तो ऑर्बिटल का शेप s, p, d, f बताता है। और यहीं पर वो n+l रूल आता है जिसके बारे में हमारे नोट्स में भी था। क्या ये रूल हमें एनर्जी को लाइन में लगाने में मदद करता है? बिल्कुल। ये n+l रूल एक एम्पिरिकल रूल है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। और ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर को याद रखने का एक आसान तरीका है। इसके दो हिस्से हैं। क्या है वो? पहला रूल, जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कम होगी, उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, कम n+l कम एनर्जी। हाँ, और दूसरा रूल, अगर दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाए, तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कम है। अच्छा,
अगर n+l बराबर तो कम n वाला जीतेगा, कम एनर्जी वाला होगा। बिल्कुल। चलिए इसको कुछ उदाहरण से देखते हैं। जैसे 1s के लिए n = 1, l = 0, तो n+l हुआ 1। सही। फिर 2s के लिए n = 2, l = 0, तो n+l हुआ 2। हाँ। और 2p के लिए n = 2, l = 1, तो n+l हुआ 3। तो यहाँ तक ऑर्डर सीधा है 1s 2s 2p। बिल्कुल सही। अब 3s को देखिए, n = 3, l = 0, तो n+l कितना हुआ? 3 हुआ। अरे ये तो 2p के बराबर आ गया। हाँ। अब लगेगा दूसरा रूल। 2p का n है 2 और 3s का n है 3। कौन सा n कम है? 2p का। तो 2p की एनर्जी 3s से कम होगी। हाँ, तो ऑर्डर बना 1s 2s 2p 3s। एकदम से। अब आगे देखते हैं। 3p के लिए n = 3, l = 1, तो n+l = 4। और 4s के लिए n = 4, l = 0, तो n+l = 4। फिर से बराबर। हाँ, फिर से बराबर। लेकिन यहाँ 3p का n = 3 है, जो 4s के n = 4 से कम है। तो 3p की एनर्जी 4s से कम हुई, ऑर्डर हुआ 3p 4s। बिल्कुल। और अब वो सबसे फेमस वाला केस देखें, 3d ऑर्बिटल। इसके लिए n = 3, l = 2, तो n+l कितना? 5 हुआ। हाँ, 5। अब 4s का n+l था 4 और 3d का है 5। तो पहले रूल के हिसाब से किसकी एनर्जी कम हुई? 4s की। 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, भले ही वो चौथे शेल में है और 3d तीसरे में है। हाँ, यही तो बात है। यही वजह है कि जब हम एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पोटेशियम के और कैल्शियम के लिए इलेक्ट्रॉन 3d में जाने से पहले 4s में भरता है। अरे वाह, ये n+l रूल तो कमाल का है, ये सब समझा देता है। तो एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर कुछ ऐसा बन गया। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d और ये चलता जाता है। सही कहा। और एक्सपेरिमेंट्स भी इसी ऑर्डर को कंफर्म करते हैं। ये एनर्जी ऑर्डर ही बेस बनता है कि इलेक्ट्रॉन एटम में कैसे भरे जाएंगे, ताकि एटम अपनी सबसे स्टेबल स्टेट पा सके। और इसी भरने के प्रोसेस को समझाने के लिए आता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल। हाँ, नोट्स में था कि ऑफ बाउ जर्मन शब्द है, मतलब बिल्डिंग अप या एक एक करके बनाना। तो ये प्रिंसिपल हमें एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बताता है। हाँ बिल्कुल। ये प्रिंसिपल डिस्क्राइब करता है कि एटम की ग्राउंड स्टेट में, मतलब वो स्टेट जिसमें एटम की टोटल एनर्जी मिनिमम होती है, सबसे कम, और वो सबसे स्टेबल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में कैसे बंटते हैं। ग्राउंड स्टेट, सबसे स्थिर अवस्था। हाँ, ऑफ बाउ प्रिंसिपल असल में कोई एक अकेला रूल नहीं है, बल्कि 3 रूल्स का एक सेट है जिनको फॉलो करके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में भरते हैं। अच्छा, तो ये बिल्डिंग अप प्रोसेस 3 पिलर्स पर खड़ा है। कौन से वो 3 रूल? पहला रूल तो वही है जिसकी हमने अभी इतनी बात की, एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे पहले उस खाली ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है। सबसे सस्ती सीट पहले भरेगी। हाँ, कह सकते हैं। जब वो ऑर्बिटल भर जाएगी तभी इलेक्ट्रॉन उससे अगली हायर एनर्जी वाली खाली ऑर्बिटल में जाएगा। और ये ऑर्डर सख्ती से n+l रूल से तय होता है। 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। इसको याद रखने के लिए वो डायगोनल डायग्राम भी यूज करते हैं अक्सर। ठीक है, पहला रूल एनर्जी ऑर्डर, दूसरा कौन सा है? दूसरा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वुल्फगैंग पॉली ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने दिया था ये प्रिंसिपल कंट्रोल करता है कि किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा, कैपेसिटी तय करता है। और क्या कहता है ये? इसके 2 स्टेटमेंट हैं, मतलब एक ही है। पहला थोड़ा टेक्निकल है। किसी एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स का सेट सेम नहीं हो सकता। चारों क्वांटम नंबर मतलब n, l, m0 से c और m0 से f जो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है, और m0 से f जो स्पिन बताता है। तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों कभी भी एकदम एक जैसे नहीं हो सकते। कभी नहीं, बिल्कुल। अब इसी का एक सिंपल और प्रैक्टिकल मतलब निकलता है, जो दूसरा स्टेटमेंट है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उन दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। अच्छा, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, मतलब उनके n, l और m0 तो सेम होंगे ही। हाँ। तो पाउली के यूल के हिसाब से उनका चौथा क्वांटम नंबर स्पिन वाला m0xy0850 वो जरूर अलग होना चाहिए। एक का स्पिन अगर +1/2 है, जिसे हम ऊपर वाले एरो t से दिखाते हैं, तो दूसरे का -12 नीचे वाला एरो d होना ही चाहिए। एकदम सही। ये अपोजिट स्पिन वाले 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं। तो हर ऑर्बिटल
चाहे S, P, D या F हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। और देखो, इसी प्रिंसिपल का एक और नतीजा है कि किसी दिए गए शेल n में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2n²। जैसे n = 1 में 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1s² है, n = 2 में 2s² और 2p6 मिला के 8 इलेक्ट्रॉन, n = 3 में 3s², 3p6, 3d10 मिला के 18 इलेक्ट्रॉन। समझ गए। तो पहला रूल एनर्जी ऑर्डर, दूसरा रूल हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, अपोजिट स्पिन। अब तीसरा रूल, सोर्सेज इसे हुंड्स रूल कहते हैं। हाँ, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, फ्रेडरिक हुंड, जर्मन फिजिसिस्ट। ये रूल खास तौर पर तब काम आता है जब इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में भर रहे हों। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स यानी वो जिनकी एनर्जी बराबर होती है, जैसे p सब शेल में 3 p ऑर्बिटल, p0 xc20 x89, p0 xc20 x82, p0 xc20 x89, या d सब शेल में 5 d ऑर्बिटल। हाँ, बिल्कुल वही। तो इन बराबर एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? क्या वो पहले एक ही ऑर्बिटल में घुसकर जोड़ी बना लेते हैं? नहीं, हुंड का रूल ठीक इसका उल्टा कहता है। रूल ये है, एक ही सब शेल जैसे p, d या f की डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग, मतलब जोड़ी बनना, तब तक शुरू नहीं होती जब तक कि उस सब शेल की हर ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। और ये जो अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन आते हैं, इन सब का स्पिन पैरेलल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले अकेले रहना पसंद करते हैं जब तक कि सीट न भर जाए। जी। जैसे अगर हम कार्बन एटॉमिक नंबर 6 का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s² में गए, अगले 2 2s² में, अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ। वो जाएंगे 2p सब शेल में, जहां 3 बराबर एनर्जी की ऑर्बिटल है। तो हुंड्स रूल के हिसाब से ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग 2p ऑर्बिटल में जाएंगे, और दोनों का स्पिन सेम होगा। मान लो दोनों ऊपर वाले एरो ओपेक, तो कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s², 2s², 2px1, 2py1। ऐसा नहीं होगा कि 2px2 हो जाए। बिल्कुल सही समझा। इसी तरह नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 में 7वां इलेक्ट्रॉन तीसरी खाली 2p ऑर्बिटल 2pz में जाएगा। उसका स्पिन भी पहले 2 p इलेक्ट्रॉनों जैसा ही होगा, ओपेक। तो नाइट्रोजन हुआ 1s², 2s², 2px1, 2py1, 2pz1। यहाँ p सबशेल आधा भर गया, हाफ फिल्ड। हाँ, हाफ फिल्ड। अब ऑक्सीजन पर आए, एटॉमिक नंबर 8। 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अब तो कोई खाली p ऑर्बिटल है नहीं, तो अब मजबूरी है, जोड़ी बनानी पड़ेगी। हाँ, अब उसे किसी एक p ऑर्बिटल में जाके पैर बनाना पड़ेगा और उसका स्पिन अपोजिट होगा, डाउन। तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s², 2s², 2px0, 2py0, 2pz2², 2px1, 2py1, 2pz1। ये हुंड का रूल थोड़ा अजीब सा नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन पहले अकेले क्यों रहना चाहते हैं, वो भी सेम स्पिन के साथ? इसका कोई गहरा कारण है? वैसे तो लगता है कि अपोजिट स्पिन वाले शायद अट्रैक्ट करते हों। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका कारण क्वांटम मैकेनिक्स में है और स्टेबिलिटी से जुड़ा है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ होते हैं, तो पाउली प्रिंसिपल के कारण वो औसतन एक दूसरे से थोड़ा दूर रहते हैं। इससे उनके बीच का रिपल्शन कम हो जाता है, जो स्टेबिलिटी देता है। अच्छा, दूरी बढ़ जाती है? हाँ, और दूसरा शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी? हाँ, जब 2 या ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का स्पिन सेम होता है और वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो वो क्वांटम मैकेनिकली अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इस एक्सचेंज से एनर्जी रिलीज होती है, जो सिस्टम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है। जितने ज्यादा पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी ज्यादा एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी होगी और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। ओ, तो ये एक्सचेंज एनर्जी का लालच है जो उन्हें अकेले और सेम स्पिन के साथ रहने को कहता है। और हमारे सोर्सेज भी यही कहते हैं कि इसी वजह से हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल्स जैसे P3, P6, D5, D10, F7, F14 ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इन कॉन्फ़िगरेशंस में एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम होती है और इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा सिमेट्रिकल, मतलब एक जैसा होता है, जो स्टेबिलिटी को और बढ़ाता है। अच्छा,
ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ एलिमेंट जैसे क्रोमियम और कॉपर वो नॉर्मल ऑफ बाउ रूल से थोड़ा हटकर कॉन्फ़िगरेशन अपना लेते हैं ताकि उन्हें हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड डी सबशेल मिल जाए। हाँ, ये बहुत फेमस एक्सेप्शन है। क्रोमियम का एक्सपेक्टेड था Rs4s2 3d4 पर होता है Rs4s1 3d5। हाँ, और कॉपर का एक्सपेक्टेड था Rs4s2 3d9 पर होता है Rs4s1 3d10। एक इलेक्ट्रॉन 4s से कूदकर 3d में चला जाता है स्टेबिलिटी के लिए। बिल्कुल, D5 या D10 बनाने के लिए। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो ये सारे नियम सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि एटम असल में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वो सबसे स्टेबल रहना चाहते हैं, ये दिखाते हैं। हमने देखा कि N+L रूल एनर्जी लेवल्स का ऑर्डर तय करता है, खासकर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में शील्डिंग और पेनेट्रेशन की वजह से। फिर ऑफ-पॉ प्रिंसिपल कहता है कि सबसे कम एनर्जी से भरना शुरू करो। तरीका बताता है, पहले अकेले अकेले सेम स्पिन के साथ, ताकि एक्सचेंज एनर्जी से मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले। बिल्कुल सही। ये सब मिलकर एक बहुत लॉजिकल और सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी ग्राउंड स्टेट में कैसे बनता है। ये रूल्स हमें किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट करने में मदद करते हैं, और वही कॉन्फ़िगरेशन फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने की चाबी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, क्या सोचने पर? अंतिम विचार। हमने देखा कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बेसिक रूल, पाउली, हुंड और कुछ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस, N+L रूल, ऑफ बाउ, मिलकर ये तय करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम में कैसे अरेंज होते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉनों के भरने का एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनता है, ये सीधे सीधे पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर से कैसे जुड़ा है? हाँ, पीरियोडिक टेबल। क्यों एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं? क्यों लेफ्ट से राइट जाने पर प्रॉपर्टीज बदलती हैं? इन्हीं नियमों का पालन करने से ही क्यों कुछ एलिमेंट मेटल बनते हैं, कुछ नॉन मेटल और कुछ नोबल गैस? ये स्ट्रक्चर कैसे तय करता है कि कोई एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएगा, कैसे बनाएगा? सही बात है। ये कनेक्शन कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ही प्रॉपर्टीज तय करता है, यही तो केमिस्ट्री का एसेंस है। और इस पर सोचना हमें एलिमेंट्स की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद कर सकता है।